हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सोनम और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 154 से 160 तक के सेक्शंस को कवर किया था और इस वीडियो में 161 से 170 तक के सेक्शंस को कवर करेंगे। और हम एक बार पहले वाले सेक्शंस को देख लेते हैं कि उसमें क्या था। 154 में एफआईआर थी कि पुलिस वाले एफआईआर कौन से सेक्शन में कवर करते हैं, इन्फॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस। 154 में वो एफआईआर दर्ज करते हैं और हमने ये देखा था कि जो एफआईआर होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही लिखते हैं। अब कॉग्निजेबल केसेस जो नहीं होते, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, एक डायरी में उसका लिख लेते हैं और वो फिर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है, मान रहे हो, अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो फिर वो पुलिस वालों को ऑर्डर कर देता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करो। फिर वो जो केस होता है वो एफआईआर होगी, फिर उसका चार्ज होगा, वो वैसे ही होगा जैसे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ रहे थे आज 161 सेक्शन। तो 161 हमारा सेक्शन है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी कि पुलिस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी। जो हमारा 160 सेक्शन था उसमें ये था कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो विटनेस को बुला सकता है एग्जामिनेशन के लिए। मानो अगर उसे बुलाना है किसी विटनेस को, किसी पर्सन को, अगर उसे लगता है, अगर पुलिस वाले को लगता है कि वो इस केस में हेल्प कर सकता है, अगर उसके सामने उस पर्सन ने उस केस के बारे में कुछ देखा है, उसके बारे में जानकारी वो हमें दे सकता है और बयान ले सकते हैं, ये बता सकता है और कौन कौन था क्या नहीं था, तो वो उस पर्सन को बुला सकता है। पुलिस के पास पावर होती है, वो उसको उस पर्सन को एक ऑर्डर देगा, रिटर्न ऑर्डर देगा, लिखकर उसके पास एक रिटर्न ऑर्डर जाएगा तो वो उस पर्सन को बुला सकता है एग्जामिनेशन के लिए। अब 161 में है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, यानी कि जो बयान लेने के लिए बुलाएगा एफआईआर होने के बाद उस विटनेस को बुलाया जाएगा तो वो आएगा पर्सन, उसको बयान देगा। अगर वो बयान देने के लिए मना करता है, मान लो वो विटनेस बयान देने के लिए मना करता है या आने के लिए मना करता है, अगर वो पर्सन आने के लिए ही मना कर देता है तो 174 आईपीसी उसकी धारा लगेगी उस पर्सन पे, मान लो। ठीक है, अगर यदि वो इंसान बयान देने से मना कर देता है, वो आया मगर बयान देने से मना कर देता है, अगर गलत दे देता है बयान, तो उस पर आईपीसी की धारा 170, 202, 203 उस पर धारा लगेगी उस पर्सन पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 162 से। 162 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यानी कि जो 161 में बताया है एग्जामिनेशन लेगी, जो लिखा जाएगा, जो लिखेगा, यानी कि जो बताएगा वो इंसान, वो बयान, वो सब लिखेगी वो चीज़ अपनी डायरी में। अब जो उसने स्टेटमेंट लिया है उस पर वो साइन नहीं कर पाएगा पुलिस वाला, उसके स्टेटमेंट पे उस पर वो साइन नहीं करवाएगा। और जो वो स्टेटमेंट जो लिखेगा वो पुलिस वाला, वो इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि ट्रायल के भीतर उस स्टेटमेंट को रिलेवेंट माना जा सकता है और माना नहीं भी जा सकता। कुछ सिचुएशंस होती है जो उसको वो प्रूफ किया जा सकता है। तो इसमें यही बताया गया है, स्टेटमेंट में साइन नहीं लेगा, ठीक है, बस वो साइन नहीं लेगा। जो स्टेटमेंट है उसको एविडेंस के तौर पे उसे यूज़ किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, कुछ चीज़ों में उसको कर सकता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि क्या चीज़ बताया गया है, क्या चीज़ नहीं बताया गया है। सेक्शन 32 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1873 में इसको फाइलिंग किया गया है। एग्जामिनेशन जो पुलिस के सामने दिया जाता है उसको कन्विक्शन नहीं माना जाता है, इसमें ये। अब हम पढ़ते हैं 163 सेक्शन। हाँ, ये सॉरी, इसमें ऊपर नहीं लिखा है, ये हमारा 163 सेक्शन है सीआरपीसी का। हम ये पढ़ते हैं, नो
इन नो सॉरी, ये हमारा फर्स्ट दिया गया है, नो पुलिस ऑफिसर और ऑर्डर पर्सन इन, यानी कि विटनेस को कोई भी धमकाया नहीं जाएगा बयान देने के लिए, उस पर्सन को कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1874 में ये बताया गया है साफ साफ, उस इंसान को कोई भी ही फोर्स नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको फोर्स नहीं करेगा, वो इंसान अपनी मर्जी से बाउंड है देने के लिए, वो उसको ऐसी कोई चीज़ को फोर्स नहीं करेगा बयान देने के लिए जिस वो बयान देने के बाद वो खुद ही फंस जाए। वो ऐसा कोई बयान देने के लिए बाउंड नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 164 सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के थ्रू भी, और अगर आप PCSJ देते हैं एग्ज़ाम कोई भी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड प्रैक्टिकल वे में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बताते हैं ना, रिकॉर्डिंग टू, जो रिकॉर्ड किया जाता है कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। अब कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है, अब ये कहते हैं ना जो स्टेटमेंट दिया है वो रिकॉर्ड हो गया है। अब हम ये पढ़ते हैं, बताते हैं, जो पुलिस के सामने कन्फेशन किया जाता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, उसका कोर्ट में कोई भी हम नहीं कह सकते कि हाँ ये पुलिस वाले के सामने कोई भी दिया गया बयान वो रिलेवेंट नहीं माना जाता है। लेकिन अब हम ये बताते हैं इस सेक्शन में 164 में ये बताया गया है, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि ये बयान है और ये बाद में पलट ना जाए, तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा और वहाँ पे उसका जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड करवाएगा, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा, तो वो कन्फेशन माना जाएगा। क्यों? वो अपने ही बात पे अटल रहे, और जो मजिस्ट्रेट के सामने बोल दिया है तो वो चेंज नहीं हो सकता अपनी बात से। तो एक बार आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ध्यान रख लो, जो रिकॉर्ड होगा कन्फेशन वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा, और कोई सॉरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेन प्रोविज़न आप इसको लिख लो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप? रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें आगे ये बताया गया है, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा तो वो कैसे करवाएगा, ये नीचे आपको बता रखा है सबसेक्शन 4 में आगे बता रखा है कि वो कैसे लिखेगा कैसे नहीं लिखेगा। यानी कि वो अपना नाम बताएगा पहले, और फिर बताएगा मैं यह समझता हूँ ये चीज़ सही है, या मैं अपने होश हवास में बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि जो मैं अपनी इच्छा से बता रहा हूँ वो लिखा जा रहा है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। उसको पढ़ के भी सुनाएगा, उसके पेपर को सुना दी जाएगी कि उसने क्या क्या लिखवाया है, और वो सही होना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब वो बोल के सुनाएगा कि तुमने ये लिखवाया है, वो कहेगा हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के साइन होंगे, उस पेपर पे साइन होंगे लास्ट पे, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डेड मानी जाएगी, उसका जो कन्फेशन होगा उसको रिकॉर्ड माना जाएगा। सॉरी, ये उसको रिकॉर्ड माना जाएगा कन्फेशन को। ये 164 में है। अगर 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया, उसका स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। अब इसके आगे हम सेक्शन पढ़ते हैं
165 जो हमारा सेक्शन है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। Search by police officer whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an evidence on unreasonable ground of believing that anything necessary for the purpose of investigation into the officer which he has, यानी कि इस सेक्शन में 155 सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सकती है, पुलिस तलाशी ले सकती है बिना वारंट के भी, इस सेक्शन में ये बताया गया है। मगर कब कब ले सकती है? बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, जहाँ अपराध हुआ है उसके अंतर्गत हो, यानी कि जो फैक्ट है, जो केस है उसके रिलेवेंट करती हो, उसके अंदर आती हो, यूँ नहीं कि कहीं पे भी जाके वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगा, वो कहीं पे भी जाके सर्च करने लग जाएगा, ऐसे नहीं। जहाँ अपराध हुआ है, जो वो केस है उसके अंदर ही वो देखेगा, उसके अंदर वो देखेगा। रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए और मेन इम्पोर्टेंट रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए उसके पास। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं, यानी कि जो सेक्शन 1 में दे रखा है कि वो पर्सन ही सर्च करेगा, तो वह तलाशी वो पर्सन लेगा। और लेने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अगर वो सर्च कर रहा है विदाउट वारंट तो वो अपनी पुलिस डायरी में लिख लेगा कि हाँ मैं यहाँ वो सर्च करने जा रहा हूँ या सर्च करने जा रही हूँ कोई भी पुलिस ऑफिसर, कि मैं यहाँ ये, और उसे जो जो चीज़ मिलेगा कि मैं ये चीज़ मिला, ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली, वो एक डायरी मेंटेन करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर उसने डायरी मेंटेन नहीं करी तो वो इनलीगल सर्च हो जाएगी। और थर्ड है इसका सबसेक्शन थर्ड, 165 सबसेक्शन थर्ड में दे रखा है इफ़ ही इज़ अनएबल, यानी कि यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है, और यानी कि अगर वो खुद नहीं ले सकता तो वो कोई ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है, समझ लो, जो कोई ऐसा व्यक्ति तलाशी लेने में सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, अगर वो उस समय उपस्थित नहीं है तो वो है इंसान, तो वो इंसान रिकॉर्ड कर सकता है, एक डायरी मेंटेन करेगा, टाइम भी लिखेगा कि इस टाइम पे मुझे ये मिला, इस टाइम पे मुझे ये मिला, और फिर वो इंसान उसको जो भी वो सर्च करेगा फिर उसके बाद वो उसको सबमिट कर देगा फिर उसके बाद, और फिर तलाशी उसको ले लेगा, फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद जो कॉपी होगी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाएगी, 165 में सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर, इसमें बस इतना ही है। आगे हम देखते हैं, इसमें बस एक कॉपी तैयार की जाएगी जो रिकॉर्ड की जाएगी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 के अंडर, फिर वो उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब इसके बाद 166 हम पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर्ड अदर द इशू सर्च वारंट, यानी कि एक सर्च वारंट जब निकलेगा जारी कर सकता है, सर्च वारंट यानी कि वारंट जारी है जो, तो वो कर ही सकता है, नॉर्मल सी बात है। अगर सर्च वारंट निकला है तो वो करेगा, उसके पास अथॉरिटी मिल जाएगी। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब, यानी कि इसमें बताया गया है जो ऑफिसर इन चार्ज होगा वो जो 155 के सबसेक्शन सी में दे रखा है उसी ही तरह से वो कॉपी मेंटेन करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। ये सबसेक्शन 2 में दे रखा है ना, सबसेक्शन यानी कि प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 165 एंड शेल फॉरवर्ड ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनी, यानी कि उसी की तरह से वो डायरी को मेंटेन करेगा, सेम उसी डायरी से मेंटेन करेगा, और उसी तरीके से वो डायरी में लिखेगा क्या है और क्या नहीं, उसी तरीके से फिर वो बाद में उस कॉपी को मेंटेन करेगा और फिर उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को। इसके
सारे सेक्शंस में एक एक चीज़ों को 155 और 166 एक दूसरे के रिलेवेंट है। बस जो 165 है वो विदाउट वारंट है और 166 में विदाउट वारंट नहीं है, वारंट के साथ है। तो हम आगे पढ़ते हैं। 167 जो हमारा 167 है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप इस पर टिक कर लीजिए। ये आपका एग्ज़ाम के थ्रू से भी और पीसीएसजी के थ्रू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका आना ही आना है, ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार पेपर में पीसीएसजी के एग्ज़ाम में आता ही आता है, कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो आपको ये बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। 167 proceeding when investigation cannot be complete in 24 hours। समझ रहे हो आप? मतलब जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा न किया जा सके तब क्या होगा। अब आप देख लीजिए, जब कभी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो सेक्शन 57 के अंदर किया जाएगा। सबसे पहले तो 24 घंटे पूरा अगर नहीं किया गया है, अगर 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई एविडेंस ग्राउंड नहीं मिलते हैं उसको रखने के, बिलीव करने के, तो फिर उसको क्या होगा, उसका चार्ज बना के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको फिर रिलीज़ करना पड़ेगा। एक बाउंड देकर भी उसे छोड़ा जा सकता है, उसे एक सर्विस के द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन मान लो इसमें 167 में दो तरीके के आते हैं, एक पुलिस रिमांड आता है, एक जुडिशियल रिमांड आता है। जो पुलिस रिमांड है उससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। पुलिस रिमांड से क्या है और जुडिशियल कस्टडी से क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। पुलिस रिमांड में क्या होता है, जो पुलिस के द्वारा कस्टडी में होता है। पुलिस अगर मान लो अगर पुलिस के द्वारा कस्टडी में है, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, अपने अंदर है, पुलिस की कस्टडी में है, तो क्या होगा, पुलिस जब चाहे उसे कहीं भी लेके चली जाएगी। वही हमें हाँ उसके साथ देखना है करके, उसको पता है कि यहाँ क्या चीज़ है, हमें उसको वहाँ लेके जाना है, तो ऐसे सब कुछ करते हैं ये पुलिस वाले। ये कई बार उसको मारते भी हैं, धमकाते भी हैं पुलिस रिमांड पे लेके। तो इस वजह से पुलिस रिमांड पे बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी में होता है वो जुडिशियल की कस्टडी में होते हैं। पुलिस विदाउट कोर्ट की परमिशन से उस पर्सन को कहीं नहीं लेके जा सकती और उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से रखना पड़ता है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, अगर जुडिशियल कस्टडी में कोई इंसान है, अगर कोई पर्सन है, तो सबसे पहले 90 डेज़, यानी कि अगर कोई जो केस है कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी डेथ पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उसकी कस्टडी लास्ट 90 डेज़ होगी। अगर 90 डेज़ के अंदर उसके खिलाफ कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो उस इंसान को कस्टडी से रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर उस इंसान के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई ग्राउंड नहीं मिलता, तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मान लो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, पनिशमेंट उसकी 14 साल से कम की है उस ऑफेंस की, तो फिर उस इंसान को 16 वर्ष यानी कि 60 डेज़ रखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। टाइम पीरियड उसका 60 डेज़ होगा। अगर उसके खिलाफ कुछ मिल जाता है तो फिर आगे केस बढ़ेगा ही बनेगा, फिर तो मिल ही जाएगा जो कुछ होगा। अगर नहीं मिलता है तो उसको ज़्यादा 60 डेज़ के लिए रखा जाता है। अगर 60 डेज़ में उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है तो फिर उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। ये प्रोविज़न है जो हमारा 167 में बताया गया है, यानी कि जिस केस की सज़ा 90 डेज़ या जिस केस की सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, 14 वर्ष से ज़्यादा की होगी, उसके लिए
एविडेंस इकट्ठा करने के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहना ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के लिए होगा, और अगर 14 वर्ष से कम है उसकी सज़ा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ के अंदर ही रखा जाएगा, इससे ज़्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 168 में क्या दे रखा है? इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 में 168 में दे रखा है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। ध्यान से सुनिए, 168 में रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, तो 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, इसमें अंदर पढ़ती हूँ, व्हेन एनी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station। मतलब इसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उसका चार्ज होगा, पुलिस स्टेशन में जमा कराएगा। जो पुलिस स्टेशन जो चार्ज होगा, जो सबॉर्डिनेट होगा पुलिस ऑफिसर, वो उसका जमा कराएगा चार्ज। बस इस सेक्शन में इतना ही है, छोटा सा सेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस इसमें ये दे रखा है जो भी रिपोर्ट होगी इन्वेस्टिगेशन की, वो सबॉर्डिनेट है जो होगा पुलिस ऑफिसर, वो जमा कराएगा। इससे आगे हम पढ़ लेते हैं 169 ऑफ CRPC सेक्शन, रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिनेंसी। अब इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन, यदि एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले सेक्शन में वही चीज़ इसमें बताई गई है। अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस वालों ने, यदि कोई एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा सिक्योरिटी के लिए। मतलब उससे कोई सिक्योरिटी ले लेंगे, कहीं वो भाग जाएगा, उसने सच में किया है, हमें ही तो नहीं मिला, अगर कहीं इसने किया है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और कुछ हो सकता है कोई बॉन्ड वगैरह भी रखवा ले, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेगा उसको, यानी कि नो सिक्योरिटी ऑफ द, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना मिले। इसमें भी बस इतना ही दिया गया है, यानी कि अगर 24 घंटे एविडेंस हुई है तो एविडेंस अगर ना मिले तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं 170 एंड लास्ट, केस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इन, यानी कि इस सेक्शन का मतलब है, जो CRPC के 170 सेक्शन है, इसमें हमारा सिर्फ इतना बताया गया है, 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो गई, 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो गई, एविडेंस मिल चुका, यानी कि जितना एविडेंस सफिशेंट है, यानी कि लगता है पुलिस वालों को कि हाँ इतना एविडेंस सफिशेंट है फ़िलहाल के लिए इसको तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, तो ठीक है, उतना एविडेंस कलेक्ट करने के रीज़नेबल ग्राउंड बन रहा है उसके खिलाफ, उस एविडेंस के खिलाफ, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर और इफ द ऑफेंस एट बेलेबल एंड द एक्यूज्ड इनएबल टू गिव सिक्योरिटी शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिज ऑफ अप्लाइंट, यानी कि सिक्योरिटी ले ली जाएगी उससे, अगर बेलेबल ऑफेंस है, एक्यूज्ड अगर उसको वो छोड़ना, अगर उसको रिलीफ दिया जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी दे दी जाएगी, और उसको बताना पड़ेगा कि जब उसे बुलाया जाए तो उसे हाजिर होना पड़ेगा उस पर्सन को। अगर ज़रूरी हो तो
बॉन्ड भी उससे भरवाया जा सकता है। जो CJM होगी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो इससे बॉन्ड रिलीफ करवाएगी, सिक्योरिटी के साथ भी और सिक्योरिटी के बिना भी, जैसा उसको ठीक समझे वो वैसा करवा सकती है, वो वैसा करवा सकती है। अब इसमें 170 सेक्शन में इतना ही दे रखा है, 160 सेक्शन में इतना ही दे रखा है, 168 में जो मैंने आपको आज इसमें पढ़ाया सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 167 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय चैनल। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। और थैंक यू।